हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम वायुमंडल से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। इस वायुमंडल के अंतर्गत मुख्यतः तीन तत्व देखने को मिलते हैं: गैस, जलवाष्प और धूल के कण। हमने देखा था कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके पश्चात कई अन्य गैसें जिसमें ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिप्टॉन, नियोन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसी कई अन्य गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल के अंतर्गत मौजूद हैं। साथ ही हमने जाना कि किस तरह से हमारे वायुमंडल में जलवाष्प और धूल के कण भी मौजूद हैं। इसी क्रम में जब हम चर्चा चल रही थी आगे, तो हम वायुमंडल की परतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने सामान्य रूप से देखा था कि वायुमंडल की परतों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा जाता है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयत मंडल और बहिर्मंडल। हम क्षोभ मंडल की चर्चा कर चुके थे। आज दोबारा हम उसी बात को शुरू करने जा रहे हैं। वायुमंडल की परतें, जिसमें नंबर 1 क्षोभ मंडल था। इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि धरातल से 8 से लेकर 14 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर यह विस्तृत है। इसे मौसमी परिवर्तन की परत कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, आंधी आना, तूफान आना, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, ये सभी घटनाएं जो घटित होती हैं वो इस मंडल में ही होती हैं। इसके ऊपरी मंडल में ऐसी कोई घटना घटित नहीं होती। इसका एक कारण है जिसकी चर्चा मैं कल कर चुका था कि ये समस्त घटनाएं जो घटित होती हैं उनमें मुख्यतः योगदान बादलों का होता है। और बादलों की बड़ी विशेषता यह है कि बादल 12 किलोमीटर की ऊंचाई से अधिक नहीं जा सकते। बादलों की अधिकतम ऊंचाई 12 किलोमीटर रहती है, जबकि ये परत की ऊंचाई लगभग 14 किलोमीटर तक है। ऐसे में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो इसी परत के अंतर्गत हो जाती है। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं धरातल के हिसाब से कि ये हमारा धरातल है और इस तरह से ये परतें मौजूद है। तो धरातल में सबसे पहले धरातल से लेकर 8 से लेकर 14 किलोमीटर की ऊंचाई, इसे 8 से 14 किलोमीटर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई आती है ध्रुवों पर वो कम आती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक है। तो जितनी भी घटनाएं घटित होंगी वो इसी मंडल के अंतर्गत घटित हो जाती है। तो क्षोभ मंडल मौसमी परिवर्तन की परत कहलाती है
जिसमें समस्त प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। और इस परत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसमें तापमान कम होता जाता है। प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती चली जाती है। तो जैसे जैसे धरातल से ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर वैसे वैसे कम होता हुआ चला जाएगा, सिर्फ इस परत के अंतर्गत ही, यानी 14 किलोमीटर की ऊंचाई। इसके बाद एक इसी का हिस्सा आता है जिसे क्षोभ सीमा कहते हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी ये परत है। इसे मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है। ध्यान रखें, क्षोभ मंडल को तो कहते हैं मौसमी परिवर्तन की परत, जबकि क्षोभ सीमा को कहते हैं मौसमी परिवर्तन की छत। कि जिस तरह से एक कमरे के अंतर्गत छत होती है और छत के बाद कमरा खत्म हो जाता है, एक कमरा चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो या कितना भी नीचा क्यों ना हो, यदि उस पर छत आ गई तो बस कमरा खत्म है। छत के बाद तो दूसरा ही कमरा स्टार्ट होगा। तो इसी तरह से क्षोभ सीमा लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी ये परत, जिसे मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है, जो क्षोभ मंडल के ऊपर मौजूद है। इसकी चर्चा हम कल कर चुके थे। आज सेकंड परत के बारे में अध्ययन करते हैं। और वो है समताप मंडल। समताप नाम के अकॉर्डिंग ही आप समझ पा रहे होंगे कि इस मंडल में, इस परत में जो तापमान रहता है वो समान रहता है। जिस तरह क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता चला जाता है, ये स्थिति समताप मंडल में देखने को नहीं मिलती। अपितु यहाँ टेम्परेचर हमेशा इक्वल रहता है। यदि टेम्परेचर 10 डिग्री है तो 10 रहेगा, 0 डिग्री है तो 0 रहेगा, 50 डिग्री तो 50 रहेगा। नाम के अकॉर्डिंगली यहाँ टेम्परेचर में कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता। यही कारण है कि यह परत वायुयान के उड़ने में सर्वाधिक उपयोगी है। जितने भी वायुयान उड़ाए जाते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। कारण क्या है इसका? ये तो क्षोभ है और ये समताप। यहां तो बादल पाए जाते हैं, कभी भी बारिश, तूफान, बिजली का चमकना आदि घटनाएं घटित होती रहती हैं। इसलिए वायुयान धरातल से उड़ान भरते हैं और क्षोभ परत को पार करने के बाद समताप परत में पहुंच जाते हैं और उसके बाद समताप परत में वो उड़ान भरते हैं और पुनः जब उतरना होता है तो इस तरह से उतर जाते हैं। क्योंकि यहाँ का मौसम हमेशा साफ रहता है, टेम्परेचर इक्वल रहता है, किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं यहाँ घटित नहीं होती हैं। इसीलिए ये परत जो होती है वो वायुयान के उड़ने में सर्वाधिक प्रभावी है। इस परत की मोटाई 50 किलोमीटर तक मानी गई है। ध्यान रखना है 50 किलोमीटर धरातल से, क्षोभ मंडल से नहीं है। इस बात को समझें। जैसे ये क्षोभ मंडल हो गया, इसकी ऊंचाई 14 किलोमीटर हो गई थी धरातल से, अब इसकी ऊंचाई है 50 किलोमीटर तक। तो यहां से यहां की ऊंचाई 50 नहीं है,
अपितु यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 50 किलोमीटर है। तो हम ये मान सकते हैं कि 50 में से 14 माइनस कर लीजिए, लगभग 36 किलोमीटर रहता है। तो 36 किलोमीटर मोटी ये परत है। तो हम यूं कहते हैं कि इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। कहां से? धरातल से। हालांकि कुछ विद्वानों ने इसकी मोटाई में मतभेद रखा है और कुछ विद्वान इसकी मोटाई 55 किलोमीटर मानते हैं। क्यों? कारण है कि समताप मंडल की ऊपरी भाग में एक गैस पाई जाती है जिसे ओजोन गैस कहते हैं, O3। ये ओजोन गैस सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें यानी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। इस तरीके से ये गैस मौजूद है ऊपरी भाग में। ये क्षोभ मंडल और ये समताप मंडल, क्षोभ समताप, और इस समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में लगभग 5 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में ओजोन गैस पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। यह गैस सूर्य से आने वाली किरणों टकराती है इससे और वापस इसका रिफ्लेक्शन कर दिया जाता है, परावर्तन कर दिया जाता है। साइंस में पढ़ा होगा आपने 10th क्लास के अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, यानी सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है और धरातल पर आने नहीं दिया जाता। तो कुछ विद्वान इस परत को समताप परत का हिस्सा मानते हैं, इसलिए इसकी मोटाई जो मानी गई है वो 55 किलोमीटर मानी गई है। 50 किलोमीटर समताप मंडल प्लस 5 किलोमीटर ओजोन परत। लेकिन वर्तमान में हालांकि हम पढ़ेंगे आगे जाके, वर्तमान में ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, ओजोन परत का क्षय हो रहा है। मानव के द्वारा गठित की जाने वाली तमाम तरह की क्रियाएं, धरातल से छोड़ा जाने वाला हानिकारक धुआं, हानिकारक गैसें जिनमें सल्फर, कार्बन जैसी हानिकारक गैसें ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही हैं। परिणाम क्या? ओजोन परत में छिद्र हो रहा है और सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे धरातल पर पहुंच रही हैं। यही कारण है कि वर्तमान में धरातल का टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। करेंगे इन बातों की चर्चा बाद में, लेकिन समताप मंडल हमने देखा कि किस तरह से कार्य करता है। इसके बाद आते हैं मध्य मंडल। ये शब्द नया लिया गया है अभी। प्राचीन समय में मध्य मंडल की जगह ओजोन मंडल था, जो मैंने भी कहा आपसे, समताप मंडल के बाद ओजोन मंडल। लेकिन अब ओजोन परत को जब समताप मंडल में शामिल कर लिया है तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो मध्य मंडल में शामिल किया जाता है और इसकी ऊंचाई जो है वो 80 किलोमीटर तक है। कहां से? समताप से नहीं, ओजोन से, सॉरी, धरातल से जो है इसकी ऊंचाई वो 80 किलोमीटर तक मानी गई है। और इस परत की विशेषता यह है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसमें भी तापमान गिरता है और यहां का जो वायु दाब है वो भी निम्न रहता है। अब ये एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। देखिए, आपके लिहाज से कुछ भी नहीं है, ठीक है, तापमान गिरता है और वायु दाब कम होता जाता है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। आप समझें बात को। वायु दाब अर्थात एयर प्रेशर, हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे जाके, पूरा टॉपिक है। एयर प्रेशर वायु के द्वारा लगाया जाने वाला दाब हमारे ऊपर हर पल हर क्षण
प्रतिपल वायु का दाब लग रहा है। ऐसी स्थिति में वायु दाब का एक विशेष नियम है या प्रकृति का एक नियम है कि जहां तापमान कम होगा वहां वायु दाब अधिक होगा, और जहां तापमान अधिक होगा वहां वायु दाब कम होगा। यह प्रकृति का एक नियम है कि तापमान कम तो वायु दाब अधिक, और तापमान अधिक तो वायु दाब कम। ऐसा क्यों होता है वो भी जा समझे। पहली बात तो वायु दाब के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। वायु दाब मतलब एयर प्रेशर, वायु के द्वारा लगाया गया दाब। वायु हमारे ऊपर हर पल दबाव बना रही है, इस समय भी बन रहा है, मेरे ऊपर भी और आपके ऊपर भी। महसूस इसलिए नहीं होता है क्योंकि जितना प्रेशर वायु हम पर बाहर से लगा रही है उतना ही प्रेशर बॉडी अंदर से लगा रही है, इसलिए हम संतुलित अवस्था में। लेकिन आंधी और तूफान के समय आपने देखा होगा, जब तेज हवाएं चलती हैं, तेज आंधी तूफान आते हैं, तो हम हवाओं की दिशा में झुक जाते हैं और कई बार तो गिर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से प्रेशर अधिक हो जाता है और बॉडी उस प्रेशर को संभाल नहीं पाती है और हम गिर जाते हैं। या गर्मियों के समय आपने देखा होगा कि जब बाहर का प्रेशर कम हो जाता है तो उस समय बॉडी अंदर से प्रेशर ज्यादा लगाती है, हम आगे की तरफ झुकने का प्रयास करते हैं, हमारी सांस बढ़ने लगती है, हमारे किसी भी कार्य करने की क्षमता घट जाती है और सिर्फ ऐसा लगता है कि बस बिस्तर पर पड़ जाए, लेट जाएं, सो जाएं, आराम कर लें, कहीं बैठ जाएं, क्योंकि बॉडी उस प्रेशर को अत्यधिक लगा रही है जिसे हम सहन नहीं कर पा रहे। तो वायु दाब बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से लगता है हमारे ऊपर। महसूस इसलिए नहीं होता है क्योंकि दोनों तरफ से लगाया जा रहा है। जब भी कभी दोनों में से कोई कम या ज्यादा हो तभी हमें इसका एहसास हो पाता है। वायु दाब की और तापमान की आपस में पूरकता है। तापमान कम होगा तो वायु दाब अधिक। वो क्यों? वो समझे, बड़े विस्तार से जाने चीजों को। वायु दाब के अंतर्गत हमने देखा था 3 चीजें मौजूद होती है। क्या क्या? गैस, धूलकण और जलवाष्प। ये वायु में मौजूद है। कुल वायु का लगभग 5% हिस्सा जलवाष्प का होता है। जब टेम्परेचर अधिक होता है, तापमान अधिक होता है, तो सूर्य के द्वारा वायु में मौजूद जो नमी की मात्रा है, आर्द्रता है, जलवाष्प है, उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको सोख लिया जाता है। परिणाम ये निकलता है कि अब वायु में नमी की कमी हो जाती है। जब वायु में नमी की कमी होती है या वायु में वजन की कमी हो जाती है तो वायु हल्की हो जाती है, और हल्की होने के कारण वह ऊपर की तरफ उठती है, जिसके कारण वायु दाब क्या हो जाता है? कम। और जब वायु तापमान कम होता है तो वायु में आर्द्रता अधिक हो जाती है, नमी की मात्रा अधिक हो जाती है, और नमी की मात्रा अधिक हो जाती है तो वायु दाब कैसा होगा? अधिक होगा। तो ये प्रकृति का नियम है, आप इतना समझें। इसकी चर्चा और मैं आगे विस्तार से करूंगा अगले टॉपिक में, कि जहां तापमान कम है वहां वायु दाब अधिक होगा, लेकिन जहां तापमान अधिक है वहां वायु दाब कम होगा। अब लेकिन मध्य मंडल में आइए वापस टॉपिक पर। यहां बात लिखी गई है कि यहां पर तापमान कम होता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, तो वायु दाब भी यहां निम्न यानी कम होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो यहां दोनों सेम नहीं है। तापमान कम तो वायु दाब अधिक है, और तापमान अधिक है तो वायु दाब कम है। दोनों विपरीत है, लेकिन यहां तो दोनों सेम सेम है, समान है। आखिर क्यों? इसका एक कारण है। धरातल के नजदीक जो गैसें पाई
जाती हैं यहाँ, वो भारी गैसें पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये भारी गैसें जो धरातल के यहाँ मौजूद है। जबकि ऊपरी भाग में मध्य मंडल में हल्की गैसें पाई जाती हैं, क्रिप्टॉन है, नियॉन है, ऐसी हल्की गैसें, और हल्की गैसों के कारण यहाँ का वायुदाब कैसा होता है, कम होता चला जाता है। यहाँ तो वायुदाब कम और अधिक इसलिए होता है जलवाष्प के कारण, आर्द्रता के कारण, जबकि यहाँ जो वायुदाब कम होता है वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हल्की गैसें पाई जाती हैं, और जो हल्का है उसमें तो दाब वैसे ही क्या होगा, कम। तो मध्य मंडल के बारे में हमने पढ़ा, धरातल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये परत पाई जाती है, और इस परत की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है और साथ साथ वायुदाब भी कम रहता है, क्योंकि यहाँ पर हल्की गैसें या विरल गैसें पाई जाती है। नंबर 4 लिख लीजिए, आयन मंडल 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो परत पाई जाती है वो आयन मंडल कहलाती है। 80 किलोमीटर से 400, यानी यहां से मध्य मंडल के बाद से 400 किलोमीटर, मध्य मंडल से और 400 नहीं, धरातल से ही 400, ये ध्यान रख लेना, ये बात याद रखो, ये जितनी भी दूरियां मापी गई हैं वो धरातल से ही मापी गई हैं। तो धरातल से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो परत पाई जाती है उसे आयन मंडल कहते हैं। अब ये आयन क्या है, इस परत में विद्युत आवेशित इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिसे आयन कहते हैं। साइंस में पढ़ा होगा आपने धन आयन और ऋण आयन। बैटरी होती है, सेल होता है, आपने देखा होगा, आपके मोबाइल की बैटरी हो या फिर घड़ी में लगने वाले सेल हो, रिमोट में लगने वाले सेल हो, तो उन सेलों के अंतर्गत इस प्रकार से सेल की आकृति रहती है। तो एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस लिखा हुआ होता है। ये है धनायन और ऋणायन। इलेक्ट्रॉन्स आवेशित होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपस में रगड़ते हैं, टकराते हैं, जो विद्युत आवेशित हो जाते हैं, अर्थात इनमें ऊर्जा का संचालन हो जाता है। यही कारण है कि इस परत को आयन मंडल कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 80 से लेकर 400 किलोमीटर, और उसके बाद लास्ट बहिर्मंडल 400 किलोमीटर के बाद का ऊपर का हिस्सा बहिर्मंडल कहलाता है, जो अभी तक अज्ञात है, कहां तक फैला हुआ है कुछ नहीं कह सकते। यहाँ वायु अत्यंत हल्की और विरल पाई जाती है। वातावरण का बिल्कुल बाहरी हिस्सा अंतरिक्ष तक पहुंचते हैं, कहां तक फैली हुई है, कहां तक मौजूद है, इसका अभी तक कोई ज्ञान नहीं है। तो आयन मंडल के बाद बाहरी जो हिस्सा आता है पूरा, वो बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही काफी है। इन चारों परतों के बारे में हमने शॉर्टली जानकारी ली है, हालांकि बहुत विस्तारात्मक टॉपिक है। ऑफलाइन क्लासेस के अंतर्गत इनको और विस्तार से समझाया जाएगा, क्योंकि हर चीज को यहाँ इस माध्यम से समझा पाना पॉसिबल नहीं है। कुछ डायग्राम्स भी हैं इसके अंतर्गत जो आपको उसी समय बताए जाए। आज के लिए इतना ही काफी है। इससे संबंधित अन्य जानकारियां हम आगामी वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस। धन्यवाद।